अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल तुम संग महकने लगे रास्ते बाय मरियम अज़ीज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 4। मोबाइल पर मैसेज मिलते ही वो तीनों तेज़ी से आगे बढ़े थे। इन्हें याद ही नहीं रहा वो लड़की भी इनके साथ है। वो तीनों बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता था। आगे झाड़ियों में इन्हें हलचल का एहसास हुआ था। दाऊद ने हसन को इशारा किया। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़े थे जब उन्होंने एक नस्वानी चीख की आवाज़ सुनी थी। इन तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। एक ही ख्याल इन तीनों के जहन में आया, वो लड़की इनके हत्थे चढ़ गई है। काशिफ को वहीं रुकने का कहकर वो दोनों उस सिमत में भागे थे जहां वो मौजूद थी। इसका दुपट्टा झाड़ियों में अटका था, लेकिन वो इस कदर और इतना डरी हुई थी कि इसने मुड़कर देखा ही नहीं कि वो और दुपट्टा वहीं छोड़कर भागी थी। तेज़ी से भागते हुए बुरी तरह किसी से टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि ज़मीन और आसमान इसके सामने घूम गए। इसने सर थाम कर नज़रें उठाई। दाऊद इसे खूंखार नज़रों से घूर रहा था। क्या हुआ, आप चीखी क्यों थी? हसन के सवाल पर इसने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी। वो मैं डर गई थी, इसने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। इडियट, नॉनसेंस। मैंने पहले ही कहा था इस लड़की को साथ मत लो, लेकिन तुम्हें ही शौक था, अब भुगतो। इस बेवकूफ़ लड़की की चीख की वजह से ना सिर्फ हम वापस आते और ना हमारे हाथ से वो लोग निकलते। अब पता नहीं कि कब तक यहाँ ख्वार होना पड़ेगा। आखिर में वो बुड़बुड़ाया। सर, वहाँ तो वो लोग नहीं मिले, लेकिन इत्तला मिली है कि वो यहीं कहीं हैं। इनके पास होने का सुनकर तहज़ीब के रोंगटे खड़े हो गए। हसन, हमें इन लोगों को ज़्यादा इजी नहीं लेना चाहिए। इन लोगों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। अगर हमें इन्हें गिरफ़्तार करने में ज़्यादा देर हो गई तो मजबूरन इसके पेरेंट्स इनके मुतालबत मानने पर मजबूर हो जाएंगे, और अगर ये ऐसा नहीं करते तो इस सूरत में बच्ची को मारना इनके लिए मुश्किल काम नहीं। दाऊद के कहने पर तहज़ीब की नज़रों में सोनिया की शक्ल घूमने लगी। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। फिर इसने दोबारा नज़रें इन तीनों पर टिका दी जो इससे कुछ फासले पर डिस्कशन करने में मसरूफ़ थे। दिन की फैलती रोशनी में इनके चेहरे वो अब वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। तहज़ीब की नज़रें दाऊद पर ठहर गईं। वो इन तीनों में सबसे लंबा था, जबकि इसके नकोश पुरकशिश थे। इसकी बारोब शख्सियत इसे सबसे नुमायाँ करती थी। जब वो बड़े गौर से इसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी, तभी दाऊद ने भी इसकी तरफ देखा था। इसका चलता मुँह एक पल के लिए रुका था। तहज़ीब ने जल्दी से नज़रें इससे हटाकर सामने दरख्त पर टिका दी। पता नहीं ख़ुद को क्या समझता है। कभी आम हालात में मिला होता तो इसकी तबीयत ठिकाने लगा देती। जंगली लड़कियों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है इसे। दिल ही दिल में इसे अच्छी तरह कोसने के बाद दोबारा तिरछी नज़रों से इन्हें देखा और फिर इसे झटका लगा था। इसे पूरी आंखें खोलकर देखा। वो तीनों आगे जा रहे थे। वो इनके पीछे भागी। इसका पाँव किसी पत्थर से टकराया। अचानक इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। वो पाँव पकड़कर वहीं बैठ गई थी। भारी कदमों की आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा। दाऊद इसकी तरफ देख रहा था। करीब आने पर दाऊद ने खींचकर एक थप्पड़ इसके मुंह पर मार दिया। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वो बैठे से औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी। कोई पत्थर बड़ी ज़ोर से इसके माथे पर लगा। अभी वो संभल भी नहीं पाई कि इसने बाजू से पकड़ कर इसका रुख अपनी तरफ किया। मैंने तुम्हें मना किया था अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? जहर लगती हैं मुझे तुम जैसी लड़कियां। तहज़ीब शौक की कैफियत में अपने करीब खड़े दाऊद को देख रही थी। वो दर्द, थप्पड़, हत्ता के रोना भी भूल गई थी। अब अगर तुम यहाँ से उठी या तुम्हारी आवाज़ आई तो याद रखना यहीं दफन कर दूँगा। वो सख्ती से कहकर पलट गया था। माथे पर दर्द महसूस करके इसने हाथ से छुआ। नमी महसूस करने पर जब इसने हाथ लगाया तो वहाँ पर खून था। इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। इसने बाएं गाल पर अपना हाथ रखकर जलन के एहसास को कम करने की कोशिश की। तभी इसकी नज़रों पर पड़ी पाँव पर पड़ी
लहूलुहान पाँव हो रहा था। कोई चीज़ पाँव में चुभी थी, इसीलिए तो वो चीखी थी। इसने रोते हुए सर घुटनों पर टिका दिया। जितना वो कल से रोई थी, इतना तो वो सारी ज़िंदगी भी नहीं रोई थी। इसकी ज़िंदगी में 3 मर्द थे, इसके अब्बू, चचा और मानी। उन्होंने कभी इसे डांटा तक नहीं। और ये एक ऐसा शख्स था जो बात भी ऐसे करता था जैसे अंगारे चबा रहा हो। और ये थप्पड़, इसका बायां गाल बुरी तरह जलने लगा था। अचानक फायर की आवाज़ सुनकर इसने घबराकर अपना सर उठाया और डर के मारे इसके मुंह से फिर चीख निकलने ही लगी थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हिली नहीं थी। दाऊद का खौफ इस डर पर हावी आ गया था। मुसलसल फायरिंग की आवाज़ पर इसने दोनों हाथ कानों पर रखकर चेहरा घुटनों में छुपा लिया था। काफ़ी देर गुजर गई थी, खामोशी भी छा गई थी। भागते कदमों की आवाज़ इसके करीब आकर रुक गई। तहजीब ने डरते डरते नज़रें उठाकर देखा। जल्दी उठो, हमें चलना है, कहकर वो रुका नहीं था। चंद कदमों पर इसे एहसास हुआ कि वो इसके साथ नहीं। मुड़ते ही इसकी पेशानी पर शिकनें नमूदार हुई थीं। वो जहाँ थी वहीं बैठी थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इसके सर पर आकर इसने कहा। तहजीब ने बड़ी बेबसी से सर उठ खड़े दाऊद को देखा और फिर अपने पाँव को देखा, और इसकी नज़रों के ताक़ुब में उसकी नज़रें इसके ज़ख्मी पाँव पर पड़ी। वो गहरा सांस लेते हुए इसके करीब बैठ गया। इसके करीब बैठते ही तहजीब ने आंखें ज़ोर से बंद कर लीं और दूसरे थप्पड़ का इंतज़ार करने लगी। और जब काफ़ी देर तक कोई आवाज़ ना आई तो इसने आंखें खोल दी। वो अपनी जेब में से कुछ निकालने में मसरूफ़ था। अचानक इसने तहजीब का पाँव पकड़कर अपने घुटने पर रख दिया। तहजीब दर्द भूलकर हैरत से इसका मुंह देखने लगी, वो जो बहुत गौर से ज़ख्मी हिस्से को देख रहा था। दाऊद ने पाँव के इस हिस्से को दबाया था जहाँ से खून निकल रहा था। तकलीफ़ पर तहजीब ने बेसाख्ता अपना पाँव खींचा था। दाऊद की नज़रें इसके चेहरे की तरफ उठीं, जहाँ रोने का प्रोग्राम साफ नज़र आ रहा था। कांच का टुकड़ा पाँव में है, मैं निकाल रहा हूँ, दर्द होगा, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसने इसे तंबीह की। तहजीब ने अपने दोनों हाथ सख्ती से अपने होंठों पर रख दिए। इसने झटके से वो टुकड़ा निकाला था। तकलीफ़ का एक एहसास था जो इसके सारे जिस्म में सरायत कर गया, लेकिन सामने बैठे शख्स का डर इतना था कि इसके अंदर की आवाज़ अंदर ही दब गई। टुकड़ा निकालकर दाऊद ने इसका चेहरा देखा, जो दोनों हाथ होंठों पर रखे आंखें ज़ोर से नीचे बैठी थी। इसके होंठों पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई। इसके पैर पर रुमाल बांधकर वो खड़ा हो गया। तहजीब ने खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ख्मी पाँव पर दबाव पड़ते ही दर्द की लहर सारे वजूद में सरायत कर गई। दाऊद को अपनी तरफ देखता पाकर इसकी घबराहट में भी इजाफा हुआ था। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, उसने रोहान से अंदाज में दाऊद को कहा। दाऊद ने गौर से इसकी शक्ल देखी। इसके माथे पर ज़ख्म था, जबकि बाएं रुखसार पर 4 उंगलियों के निशानात काफ़ी वाज़िह थे। रोना बंद करो, तहजीब ने जल्दी से आंसू साफ़ किए। हाथ दो अपना। जी। तहजीब ने हैरत से इसे देखा। कम सुनाई देता है, मैंने कहा हाथ दो। इसके ज़ोर से बोलने पर इसने बेसाख्ता अंदाज में अपना हाथ इसकी चौड़ी हथेली पर रखा था। दाऊद ने इसे खींचकर खड़ा किया। अभी वो ठीक तरह से खड़ी भी नहीं होने पाई थी कि दाऊद ने अपना दूसरा हाथ इसके कंधे के गिर्द फैलाकर इसे अपने साथ करके अपने सहारे से चलाना शुरू किया। ये सब इतना अचानक था कि वो हैरत के मारे इसका मुंह देखने लगी, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। अपने गिर्द फैले इसके बाजू के लम्स ने इसके चेहरे को सुर्ख कर दिया था। इसका सर झुक गया। इसके मोबाइल की पीप बजी तो इसने तेज़ी से अपना मोबाइल निकाला और अगले ही लम्हे वो इसके गिर्द फैलाया अपना दायां हाथ भी हटा चुका था, और वो जो बिल्कुल इसी के सहारे पर खड़ी थी, तवाज़ुन बरकरार ना रहने पर नीचे जा गिरी। और वो जो फ़ोन सुन रहा था, इसे मुड़कर देखा। इसे ज़मीन पर बैठा देखा तो पहले तो हैरान हुआ, फिर समझ में ना आने पर इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तहजीब इसे ही देख रही थी। इसे मुस्कुराता देखकर इसे शदीद हद तक का एहसास हुआ। तहजीब ने गुस्से से अपने ज़ख्मी पाँव को देखा। ना वो ज़ख्मी होती, ना इसका सहारा लेना पड़ता। पता नहीं मैं कब यहाँ से निकलूँगी, कब इस आदमी से मेरी जान छूटेगी। इसने सोचने के साथ सामने देखा तो धक से रह गई। वो बड़े इन्हमाक से इसका जायज़ा ले रहा था। इसका दर्द कहीं हुआ
हवा हो गया। इसे अचानक अपने हुलिये का एहसास हुआ था। दुपट्टा भी नहीं था। इसने अपनी टांगें समेटकर इन्हें सीने से लगा लिया और इस तरह भी अंदाज में अपने चेहरे के गिर्द फैले बालों को कानों के पीछे अड़ेसा और दोबारा डरते डरते सामने देखा। वो अपनी जैकेट उतार रहा था। डर के मारे इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। पता नहीं आज के दिन के लिए अल्लाह ताला ने इसके लिए क्या फ़ैसला किया था। वो एक मर्द से अपनी इज़्ज़त बचाकर भागी थी और अब ये दूसरा इम्तहान। उसे नहीं भूलना चाहिए था वो भी एक मर्द है। दाऊद को अपनी तरफ कदम बढ़ाता देखकर इसने बड़ी लाचारी से अपने ज़ख्मी पाँव को देखा और फिर इर्द गिर्द अपने बचाव के लिए किसी चीज़ की तलाश शुरू की। वो इसके बिल्कुल करीब आकर रुका। तहज़ीब की मुठ्ठियाँ भींच गई थीं। ये जैकेट पहन लो। दाऊद ने जैकेट इसके करीब फेंकी थी। इसने झटके से सर उठाकर इसे देखा। इसके देखने पर इसने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। तहज़ीब ने जल्दी से इसकी जैकेट पहन ली। अब ज़रा जल्दी चलो। दाऊद के कहने के साथ इसके तरफ हाथ भी बढ़ाया। मैं खुद चल सकती हूँ, इसने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा। दाऊद ने एक नज़र इसके झुके सर को देखा और कंधे उचकाकर चल पड़ा। इसे खड़ा होने के लिए अपनी पूरी हिम्मत सर्फ करना पड़ी थी, लेकिन अब वो दाऊद का सहारा नहीं लेना चाहती थी। 3 कदम पर इसकी जान आधी हो चुकी थी। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी होगी। अगर तुम्हें ये जंगल बसेरा करने के लिए इतना ही पसंद आ गया है तो साफ बता दो, हमारा टाइम क्यों ज़ाया कर रही हो। मुझसे चला नहीं जा रहा, कहते हुए वो रो पड़ी थी। तो क्या करूं, उठाकर ले जाऊं तुम्हें। दाऊद की बात पर वो बुखलाकर इसे देखने लगी। देखो, मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब अगर मज़ीद तुमने कोई नखरा किया तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊँगा। तभी इसके मोबाइल पर बेल हुई। बोलो, दाऊद फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। क्या तकलीफ़ है, रो क्यों रहे हो। अब आप भी चुको कि वहीं सोना है। जवाबन हसन भी इसी के अंदाज में बोला। आ रहा हूँ। दाऊद ने मोबाइल ऑफ करके जीन्स की जेब में घुसाया और तहज़ीब की तरफ बढ़ा और अगले ही पल वो उसके बाजुओं में थी। इसने सटपटाकर दाऊद की तरफ देखा, लेकिन वो सीधा चलता जा रहा था। इसके माथों की शिकनों की वजह से इसके अल्फाज कहीं अंदर ही रह गए। मुसलसल खामोशी पर दाऊद ने सर झुकाकर इसे देखा, जिसने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। साथ साथ इसका मुंह भी खुल गया। दाऊद ने इसके तासुरात देखे, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज करते हुए वो गाड़ी के करीब आ गया। अब तुम आंखें खोल सकती हो। इसकी धीमी आवाज़ पर तहज़ीब ने पट से आंखें खोल दी। दाऊद ने इसे नीचे उतार दिया। तहज़ीब सुर्ख होते चेहरे के साथ नज़रें झुका गई। अब की बार दाऊद ने इसे गौर से देखा, इसके चेहरे को देखा और इसे नर्वस होते देखकर अपना रुख मोड़ लिया। ओह हेलो। हसन ने इसके सामने हाथ हिलाया। वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बड़ी देर कर दी मेहरबान। आते आते हसन ने एक नज़र तहज़ीब को देखने के बाद दाऊद को देखा। इसके पाँव पर चोट लग गई थी। ओ आई सी, लगता है काफ़ी गहरी चोट है। हसन ने सर से पैर तक दाऊद को मुस्कुराती नज़रों से देखा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अब के दाऊद ने गुस्से से इसे देखा। बच्ची कहाँ है। बच्ची को ख़ाबर के साथ रवाना कर दिया है, जबकि इन लोगों को मैंने थाने भिजवा दिया है। इनके जवाब पर वो सर हिलाकर गाड़ी की तरफ मुड़ गया। गाड़ी में बैठते ही हसन ने मुड़कर तहज़ीब को देखा और अगले ही पल इसके चेहरे पर संजीदगी नुमायाँ थी। इसने बड़े गौर से तहज़ीब का चेहरा देखा, जहाँ बाएं रुखसार पर थप्पड़ के निशानात बहुत वाज़ेह थे और माथे पे भी चोट का निशान था। इसने बड़े अफसोस से दाऊद की तरफ देखा, जो नज़रें चुरा गया। इनके बैठते ही काशिफ ने कार स्टार्ट कर दी और गाड़ी के चलते ही तहज़ीब ने सुकून का सांस लिया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ड्राइविंग सीट पर काशिफ था, इसके साथ हसन और इससे कुछ फासले पर दाऊद। वो चारों ही खामोश थे। तहज़ीब ने गर्दन मोड़कर खुद से कुछ फासले पर बैठे दाऊद को देखा, जो कुछ देर पहले इससे बहुत करीब था और अब गर्दन मोड़े अनजान भी लग रहा था। तभी हसन ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। आपका क्या नाम है। तहज़ीब ने हैरत से इसे देखा, लेकिन वो बड़ी संजीदगी से इसे देख रहा था। तहज़ीब, वो धीमी आवाज़ में बोली थी। नाइस नेम। और आप रहती कहाँ हैं। लाहौर। वो शायद आगे भी कुछ पूछना चाहता था जब दाऊद बोल पड़ा। अगर इंटरव्यू पूरा हो गया है तो मैं कुछ अर्ज़ करूं।
बको। हसन बड़े शाहाना अंदाज में कह रहा था। इस वक्त हम लाहौर नहीं जा सकते, ऑफिस जाकर उन लोगों के बयानात भी लेने हैं। और फिर इसका क्या करें? वो तहजीब के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। जाहिर सी बात है, तहजीब हमारे साथ हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें इनके ठहरने का बंदोबस्त करना होगा। दाऊद ने गाड़ी चलाते काशिफ को देखा। इसकी नज़रों का मफहूम समझकर काशिफ जल्दी से बोला, सर आप जानते हैं मैं अकेला रहता हूँ। इससे पहले कि वो हसन से कहता वो भी बोल पड़ा, मामा पापा घर पर नहीं हैं, तुम्हें पता है मैं भी अकेला हूँ। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम तहजीब से पूछ लो। हसन की बात पर तहजीब ने घबराकर दाऊद को देखा कि पता नहीं वो क्या फ़ैसला कर दे। आप मेरे अब्बू को फ़ोन कर दें, वो मुझे लेने आ जाएंगे। तहजीब ने इनकी मुश्किल आसान कर दी थी। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया था। गाड़ी एक बड़े से घर के आगे रुकी थी। वो तीनों उतर आए थे। हसन ने बेल बजाई थी। काशिफ ने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो अपनी दाईं टांग को हरकत नहीं दे सकी थी। गेट खुल चुका था और वो एक लड़का बाहर आया। इनके पीछे एक खातून थी। शुक्र है तुम लोग आ गए, रात एक पल भी मेरी आंख नहीं लगी। तरह तरह के वसवसे सताते रहे, कम अज़ कम बंदा फ़ोन ही कर देता है। वो खातून हसन को देखते ही शुरू हो गई। हसन ने हंसकर इनके कंधे के गिर्द हाथ रखा था। आंटी आप परेशान ना हुआ करें, आप जानती हैं ये सब तो हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। अब चलो अंदर चलते हैं। क्या बाहर ही खड़े रहना है? हसन ने दाऊद की तरफ देखा था और दाऊद ने कार की तरफ। दानियाल और कमर दोनों ने इनका ताक़ुब में देखा। तहजीब को देख के वो हैरान रह गए। ये कमर बेगम सिर्फ इतना ही कह सकी, मामा इसे अंदर ले जाएं, बाकी बातें बाद में करेंगे। कमर बेगम बाहर आ गई थी। उन्होंने तहजीब को गाड़ी से निकाला और सहारा देकर अंदर लाई थी। दानियाल देखो, अगर अंकल हाशमी घर हों तो इन्हें बुला कर ले आओ। दाऊद के कहने पर दानियाल और कमर बेगम परेशानी से इसे देखने लगी। दाऊद तुम्हें कोई चोट लगी है? कमर ने बड़ी बेचैनी से इसका जायज़ा लिया। मैं ठीक हूँ मामा, इसके पाँव पर चोट लगी है। कमर इसे देखने लगी जबकि दानियाल बाहर निकल गया। कमर बेगम इसके करीब बैठ गई थी और इनकी चोटों को देखने लगी। ये कैसे लगी हैं बेटा? कमर के सवाल पर तहजीब ने सामने बैठे दाऊद को देखा। वो इसी को देख रहा था। मामा मैं आपको बता दूंगा, कुछ नाश्ते का बंदोबस्त कर दें। कमर ने एक नज़र दाऊद को देखा और खड़ी हो गई। कमरे में इस वक्त सिर्फ वो दोनों थे। काशिफ तो कार लेकर चला गया था और हसन भी नज़र नहीं आ रहा था। तहजीब ने सर उठाकर दोबारा दाऊद की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए सोफ़े की बैक से टिक लगाए बैठा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था इसे कैसे बुलाए। आखिरकार पूरी हिम्मत जमा करके इसने पुकारा, सुनिए। दाऊद ने गर्दन सीधी करके इसे देखा। मुझे घर फ़ोन करना है, वो परेशान होंगे। दाऊद गहरा सांस लेकर खड़ा हुआ और कॉर्डलेस लाकर इसकी तरफ बढ़ाया और ख़ुद बाहर निकल गया। नंबर डायल करते हुए इसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। दूसरी तरफ बेल की आवाज़ जा रही थी और फिर कशफ की आवाज़ सुनाई दी। आंसुओं का इतना गलबा था कि वो कुछ बोल ही नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से इसने हेलो कहा था। तहजीब, कशफ चीखी थी। अब्बू अम्मी देखें, तहजीब का फ़ोन है। कशफ खुशी के मारे चीखने लगी थी। असगर साहब ने फ़ोन कशफ के हाथ से ले लिया था। तहजीब मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम ठीक तो हो? अब्बू। वो इनकी आवाज़ सुनते ही फिर बेचैन हो गई थी। इसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। किसी ने इसके हाथ से फ़ोन ले लिया था। तहजीब ने नज़रें उठाकर देखा, दाऊद इसके सर पर खड़ा इसको घूर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लामाबाद से एसएसपी दाऊद अहमद बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी तहजीब हमारे पास खैरियत से मौजूद है। एक एक्सीडेंट की वजह से इन्हें कुछ चोटें आई थीं, जिसकी वजह से वो फ़ौरन ट्रैवल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ से अब्बू ने कुछ कहा था कि वो खामोश हुआ था। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। वो इस वक्त मेरी फैमिली के साथ है। नो प्रॉब्लम, इट्स माय जॉब। ओके, आप एड्रेस नोट कर लें। एड्रेस लिखवाकर उसने फ़ोन तहजीब की तरफ बढ़ाया, लेकिन इसने बात किए बगैर फ़ोन ऑफ़ कर दिया। दाऊद वहीं खड़ा इसे देख रहा था। मैंने तुम्हारे फादर को डिटेल्स नहीं बताई क्योंकि दूर बैठे वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। वो कुछ नहीं बोली। इसने सर झुकाए बैठी रही। इसने भी
अभी तक इसी की जैकेट पहन रखी थी जिसमें इसका नाजुक सा वजूद छुप सा गया था। चेहरे पर जा बजा ज़ख्मों के निशान थे और वहाँ से इसकी नज़र पाँव तक गई। इसका बायां पाँव बुरी तरह से सूजा हुआ था। इसका बंधा हुआ रुमाल सुर्ख हो चुका था। वो मर्द होकर थक गया था तो वो तो नाजुक लड़की थी, और जिस तरह वो निढाल बैठी थी, दाऊद को न जाने क्यों इसे यूँ देखकर तकलीफ़ हो रही थी। इससे पहले वो इसे कुछ कहता दानियाल डॉक्टर हाशमी के साथ अंदर दाखिल हुआ और इसके पीछे हसन। हाँ भाई जवान, कैसे चोट लगी है? डॉक्टर हाशमी ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। अंकल, ये हमारी कज़न है, इसको चोटें आई हैं। दाऊद ने तहज़ीब की तरफ इशारा किया। हाँ भी बेटा, कहाँ चोट लगी है? दाऊद ने तहज़ीब के करीब बैठे हुए इसका जायज़ा लिया। ओह, काफ़ी चोटें आई हैं, उन्होंने माथे की चोट और पाँव की चोट का जायज़ा लेकर कहा। उन्होंने इसके पाँव पर बंधा रुमाल खोलकर ज़ख़म का जायज़ा लिया। ज़ख़म तो काफ़ी गहरा लगता है। फिर उन्होंने दोबारा माथे की तरफ देखा। यहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने कॉटन पर लिक्विड लगाकर ज़ख़म पर लगाया तो शदीद जलन का एहसास इसके माथे पर जागा था। इसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी। इसकी आंखों में आंसू देखकर हाशमी साहब हल्की फुल्की बातें करके इसका जहन बटाने के लिए कोशिश करने लगे। कमर बेगम भी चाय लेकर लाउंज में आ चुकी थी। हमारी बेटी तो बहुत बहादुर है। इसके पाँव की बैंडेज करने के बाद उन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर कहा था, आपके पाँव में सूजन बहुत ज़्यादा है और ज़ख्म भी ताज़ा है, इसलिए कोशिश करें कि पाँव पर दबाव ना पड़े। इन्हें इंजेक्शन तैयार करता देखकर तहज़ीब के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ने लगीं। इसे बेसाख्ता अंदाज में करीब खड़ी कमर बेगम का बाजू थामा था। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। इसने रूहान से अंदाज पर हसन और दानियाल की हंसी निकल गई, जबकि दाऊद ने इनको सख्त नज़रों से घूरा था। बेटा, ये ज़रूरी है वरना इन्फेक्शन का ख़तरा है। तहज़ीब ने नज़र उठाकर बारी बारी सबका चेहरा देखा। दाऊद की पहनी हुई जैकेट के बाजू इतने खुले थे कि वह आसानी से ऊपर हो गए। सिर्फ एक पल की चुभन का एहसास था और फिर जैसे सब कुछ ठीक हो गया। बस इतनी सी बात थी। डॉक्टर हाशमी इसे यूँ ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। भाई साहब, नाश्ता करते जाएं। नहीं भाभी, हॉस्पिटल का टाइम हो रहा है। वो हसन और दाऊद से हाथ मिलाकर बाहर निकल के, आ जाओ तुम लोग भी नाश्ता कर लो। और इन्हें भूख तो वाकई ही लगी थी। वो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। मामा, इसे भी नाश्ते का पूछ लें, इसने भी कुछ नहीं खाया, दाऊद ने खाते हुए सरसरी से अंदाज में कहा। लेकिन हसन ने चौंक कर इसे देखा था। पहले मुझे ये बताओ, ये है कौन? आखिर उन्होंने वो सवाल पूछ ही लिया जो मुसलसल 2 घंटे से इन्हें परेशान कर रहा था। हसन ने इन्हें सारी बात बताई थी। कमर बेगम ने बड़े अफसोस से सर हिलाया। बेचारी बच्ची, शुक्र है जान बच गई, वरना ऐसे जलील लोगों का क्या भरोसा। इतने घटिया लोग थे, वरना इतनी प्यारी बच्ची से कोई ऐसे सलूक करता है। बेचारी को कितनी चोटें लगी हैं, हत्ता कि इसको थप्पड़ भी मारा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी, बड़ा घटिया और जलील इंसान होगा जो इतनी नाजुक सी लड़की पर हाथ उठाए। हसन ने बड़े मज़े से दाऊद के सुर्ख होते चेहरे को देखा। मामा, मैं सोने जा रहा हूँ, आप इसे कुछ खिला दीजिएगा। वो एकदम खड़ा हुआ था। आंटी, मैं भी जा रहा हूँ। हसन जल्दी से उठकर इसके पीछे भागा, वरना इसका कोई भरोसा नहीं था। वो इसे कमरे में घुसने न देता और इसे घर जाना पड़ता। वो लाउंज में आई तो दानियाल इसके करीब बैठा बातें कर रहा था। वो मुस्कुराती हुई इनके करीब आ गई। वो जो नाश्ते के लिए चीज़ें इसके आगे रख कर गई थी, वो यूं ही रखी थी। बेटा, आपने कुछ खाया नहीं? आंटी, मुझे भूख नहीं है। और वाकई इसकी भूख तो जैसे मर गई। नहीं बेटा, अब ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा सा खा लो। चलो शाबाश। वो खुद इसके करीब बैठकर छोटे छोटे निवाले बनाकर इसके मुंह में डालने लगी। इनका अंदाज इतना शफकत भरा था कि वो आराम से 2 स्लाइस खा गई।